नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ से। और बड़ी खबर है, नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया। मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने यह वीडियो बनाया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लाइव वीडियो नक्सली मुठभेड़ का सामने आया। नक्सली मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया। पहले यह तस्वीर आप देखिए। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आराम से आड़ लेते हुए हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। पीछे वाले तो करना ही मत फायर भाई। चलिए, ये लाइव तस्वीरें आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जिस तरह से पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अमित चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। अमित, ये लाइव मुठभेड़ की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वीडियो के बारे में? देखिए, जवानों के हौसले आप देख सकते हैं। इस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। कानपुर जिले में आज 29 नक्सलियों को मार गिराया है। एक बड़ा एनकाउंटर है जो पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा एनकाउंटर है। उसका वीडियो है जिसमें जवान जो है अपनी एक एक पोजीशन का लाइव वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट किया है। और वो वीडियो हमारे पास आईबीसी के पास एक्सक्लूसिव मिला है, जिसमें नक्सलियों को 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें शंकर राव का भी नाम सामने आया है। हालांकि और भी नक्सली मारे गए हैं जो बड़े कैडेट के नक्सली हैं, उनके नाम अभी तक खुलासा नहीं हो पाए हैं। गिने चुने 4-5 नक्सलियों के नाम ही सामने आ पाए। 29 नक्सलियों की शिनाख्त होना भी बाकी है। तो जो ये वीडियो सामने आया है उसे देख के लग रहा है कि जवानों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने चारों तरफ से घेर के जो वहां पे मौजूद नक्सली थे उनका एनकाउंटर किया है। और एक बड़ी जो साजिश करने की, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी साजिश करने के लिए जो नक्सली इकट्ठे हुए थे, उनके मंसूबे को नाकाम करते हुए इन नक्सलियों को मार गिराया है। जी अमित, किस तरह से रणनीति थी जवानों की, किस तरह से नक्सलियों को उन्होंने घेरा और उसके बाद फिर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया? देखिए, मैं कुछ पूरी घटनाक्रम पहले सामने आपको रखना चाहूंगा कि अगर हम जो क्षेत्रफल की बात करें, कांकेर जिले का जो ये छोटे बेटे का इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो जहाँ पे घटना हुई है वो बेचा घाट से लगभग 15 से 25 किलोमीटर के बीच अंदर पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे इनकाउंटर ये हुआ है। पुलिस के पास एक परफेक्ट सूचना थी जिसको लेकर एक प्लान किया गया था, जिसमें बस्तर फाइटर, डीआरजी के जवान और बीएसएफ के जवान इनको शामिल किया गया था। और इसका जो मेन नेतृत्व किया गया था वो एक लक्ष्मण किवट, जो कि थाना प्रभारी पखांजूर है, उनको बनाया गया था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वही शख्स है जिसने अभी तक 44 इनकाउंटर किए हैं और इनको 7 बार पुरस्कार मिला है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी शामिल है। और इनके नेतृत्व में ये टीम निकाली गई थी। लगभग 1 बजे के बाद जो इनकाउंटर चालू हुआ है तो लगभग 4 घंटा ये इनकाउंटर चला है। और इस बीच में चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा है और इस नक्सलियों को घेरने के बाद इनको लगातार इनकाउंटर हुआ है। 29 नक्सलियों को यहाँ पर इन्होंने मार गिराया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 50 की संख्या से भी अधिक नक्सली यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी सर्चिंग जारी है। हो सकता है कि 1-2 बॉडी और भी रिकवर हो या कोई नक्सली घायल हो। इसकी जानकारी जो है आने वाले समय पे मिलेगी। लगातार पुलिस सर्चिंग करने में लगी हुई है। जो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं उनको लाकर पखांजूर थाने में लाया गया है। कल कांकेर लाया जाएगा और यहाँ पे 11 बजे के बाद पीसी रखी जाएगी, जहाँ पे पूरी विस्तृत जानकारी जो है कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एसेला द्वारा दी जाएगी। देखिए, ये सबसे बड़ी सफलता है नक्सली इनकाउंटर में, इसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक
इतिहास में देखा जाएगा तो कांकेर में ही ये पहली घटना ऐसी हुई है जहाँ 29 नक्सली मारे गए हैं। नहीं तो अब पूरे देश में ऐसी अभी तक कोई घटना नहीं हुई थी। पहले भी जो घटना हुई थी तो बीजापुर में 27 नक्सली मारे गए थे और गढ़चिरौली में कुछ 24, 25, 26 के आसपास नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था। लेकिन बड़े कैडेट के नक्सली यहाँ पे मारे गए हैं। हो सकता है कि अगर विजय रेड्डी अगर यहाँ पर मारा जाता है तो कांकेर के इस क्षेत्र में जो छोटे बेटे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर यहाँ पर विजय रेड्डी भी अगर मारा गया है तो पुलिस को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा, जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र जहाँ पर लगता है और मार्ग एरिया इस क्षेत्र में नक्सलियों का जो दबदबा था उसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाती तब तक ये सब कहना मुश्किल है। अभी तक 4 से 5 नक्सलियों की शिनाख्त ही हो पाई है। अभी भी पुलिस लगातार शिनाख्त करने में लगी हुई है और हो सकता है कि पुलिस को एक जो बड़ी कामयाबी मिली है उसमें विजय रेड्डी का भी नाम शामिल हो सकता है। बहरहाल अभी हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी नक्सली के शव बरामद किए गए हैं उनकी शिनाख्त करने में पुलिस लगातार लगी हुई है। जी, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक सफलता यहाँ पर जवानों को मिली है। अमित, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही और लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं, ये निकलकर सामने आया कि इस इलाके में पिछले 4-5 दिनों से नक्सलियों की मौजूदगी की खबर यहाँ पर मिल रही थी, इनपुट लगातार यहाँ पर मिल रहे थे। तो ये समझा जा सकता है कि एक पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर जवान आज पहुंचे और 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। देखिए, बहुत बड़ी घटना है अगर हम देश के लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, क्योंकि लगातार पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार से नक्सली एनकाउंटर हो रहे हैं, बीजापुर की अभी पिछली घटना को देखा जाए या कांकेर की आज की घटना को लेकर देखा जाए, पिछले भी अगर हम इंदिरा कल्याण से जो एसपी है कांकेर को कहने की अगर बात की जाए तो 5 एनकाउंटर किए थे आने के बाद तत्काल पिछले 3 महीनों में, और 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अभी ये 3 महीने के मतलब 100वें दिन पूरे होने को है इंदिरा कल्याण को आए कांकेर में, और ये एक बड़ी मतलब सफलता अगर हम देखेंगे तो कांकेर पुलिस को मिली है। 29 नक्सली, इसमें शंकर राव का नाम शामिल है जो कि नेशनल इनके एरिया कमेटी का मेंबर था और इस पे 25 लाख का इनाम था। तो इस टाइप की बबीता, ललिता, जो नाम सामने आ रहे हैं, लगभग राजू, तो इन पे 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख इस टाइप के इनाम है। लगभग 1 करोड़ के नक्सली मारने में आज कांकेर पुलिस को सफलता मिली है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो देश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कामयाबी में इसको देखा जाएगा कि कांकेर पुलिस को जो आज सफलता मिली है। जी बिल्कुल अमित, एक बड़ी कामयाबी तो यहाँ पर मिली है और 29 नक्सली जो है वो यहाँ पर ढेर हुए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। पीछे वाले तो करना ही मत था यार भाई। तो छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ी खबर बस्तर से आई, जहां सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 25-25 लाख रुपए के नक्सली लीडर शंकर राव और 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ललिता भी ढेर हुई। मुठभेड़ कांकेर के छोटे बेटिया थाना के कलपर के जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास से 7 AK-47, 3 LMG समेत अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पूरे प्रतापपुर कमेटी के 29 सदस्यों को मार गिराया गया। एक कमेटी में 31 सदस्य रहते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कार्रवाई है। मारे गए 29 नक्सलियों के शव बरामद कर देर शाम छोटे बेटिया लाया गया। मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर और 2 DRG के जवान घायल हुए हैं। इनमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG के एक घायल जवान श्रीकांत को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जिनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा और ADG एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने निजी अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुठभेड़ का श्रेय जवानों को दिया। मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। PM मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। सर्चिंग के दौरान बीनागोंडा कोरगुट्टा जंगल में सुरक्षा बल या माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाका के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, SLR, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। इसका जो जिला कांकेर में जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें एक BSF इंस्पेक्टर और एक हमारे DRG के जवान घायल हुए हैं, तो अभी बेहतर उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टरों से जो बात की उसके अनुसार उनकी स्थिति बेहतर है और उनका जो हालात है खतरे से बाहर है। हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर
प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। जो कांकेर जिले में ये मुठभेड़ हुई है वो उसी का एक हिस्सा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कांकेर के मांड इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में बीएसएफ के जवान भी शामिल रहे। बीएसएफ के डीआईजी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जवानों ने इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया, उनसे खास बात की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। जिस तरीके से आज कांकेर जिले के जो छोटे बेटिया थाना अंतर्गत एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसमें अगर बात करें बीएसएफ भी उसमें शामिल थी, डीआरजी भी शामिल थी और जो जिला बल थे वो भी शामिल थे। पिन पॉइंट लोकेशन मिली थी, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया गया और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है 18 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद हो गए और ये 29 के मारे जाने की यहाँ पे खबर आई है। हमारे साथ खुद बीएसएफ के डीआईजी आलोक जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा ऑपरेशन बीएसएफ ने किया है इसमें और साथ में और एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा ये किस तरीके से ऑपरेशन ये किया गया था, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है जो अबुझमाड़ का जो इलाका है, और किस तरीके से, तो हमारे थोड़े दर्शकों को समझाएंगे आप किस तरीके। देखिए, ये एक बीएसएफ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ये बहुत बड़ी सफलता है और हम काफ़ी दिनों से नक्सल के हमको सूचना मिल रही थी, इंटेलिजेंस मिल रही थी और पुलिस और हम लोग उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और नक्सल के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनका मूवमेंट हम लगातार देख रहे थे। और आप देख रहे हैं ये नारायणपुर का बॉर्डर है और ये हमारी कोटरी रिवर है, उसके इस तरफ ये छोटी बेटिया वाला इलाका है, उसके पूर्व साइड में ये नक्सल यहाँ पर अपनी जनताना सरकार और यहाँ पे अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन उन्हें कभी अंदेशा भी नहीं था कि पहली बार पुलिस और बीएसएफ मिलकर एक हॉट परस्यूट का ऑपरेशन करेगी और उन दुर्गम पहाड़ियों में जहां नक्सल अपने बेस बना के निश्चित रूप से अपने सीनियर कमांडर के साथ मीटिंग करते थे कि यहां पुलिस आके उनको चुनौती देगी। लेकिन ये हमारे सरकार का मनोबल था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए डायरेक्शन का कमाल था कि हमने 1 महीने की जो अपनी मेहनत लगातार प्रैक्टिस थी वो आज यहाँ सफलता मिली। और ये पर्टिकुलर जगह जहाँ आप देख रहे हैं हैपातोला की, यहाँ पर नक्सल के कमांडर्स के लिए हम सुबह सुबह इस तरफ से मूवमेंट करते हुए आए। यहाँ पे उनके गुप्तचरों ने उनको सूचना दी, हमें इसकी खबर मिल गई कि उनको सूचना मिल गई है। हमने अचानक जो सबसे कठिन रास्ता था, क्योंकि नक्सल का एक प्लान था कि वो ईस्टर्न साइड में आराम से जंगल की पहाड़ियों में भाग जाएंगे क्योंकि इन हाइट्स में नक्सल को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चूक हुई कि हमारी कमांडो टीम, जिसको रमेश चंद्र चौधरी लीड कर रहे थे, वो इस डायरेक्शन पे आए और आने के बाद फायर उनके ऊपर नक्सल ने किया, उनके पैर में बुलेट लगी, लेकिन उनके साथ सारे लोग ऑटोमेटिक्स वेपन लिए हुए थे और उन्होंने भारी तादाद में फायर किया, जिससे नक्सल के कमांडर्स की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। और उसके पास नक्सल के लिए और कोई रास्ता नहीं था बल्कि ये जो नाला दिख रहा है आपको, वेस्टर्न साइड में अलग अलग साइड में भागना, और यही हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और इसलिए जैसे ही वो भागना शुरू किए, डीआरजी ने हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके, पुलिस ने हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके अपनी जान की परवाह न करके लगातार उन पर फायर किए। हमारे 2 पुलिस के जवान घायल हुए, लेकिन इतनी कम नुकसान के साथ इतनी बड़ी सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि पुलिस और बीएसएफ काफ़ी देर से प्रयास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से कांकेर की जनता को एक बहुत बड़ा पुलिस की तरफ से तोहफा है। और ये इलाका जो कि अबुझमाड़ था, जिसमें नक्सल हमेशा दावा करते थे कि यहाँ रह के वो लूट पाट और अपनी फिरौती, अपहरण और जितनी भी वसूली की घटनाएं हैं वो यहाँ से अंजाम दे पाएंगे, लेकिन इस कठिन डायरेक्शन से ऑपरेशन करके आज पुलिस ने ये इतिहास रचा है। लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर उसमें अगर बात करें तो आपके जवान की अगर संख्याओं की अगर बात करें मोटा अगर तौर पे, तो कितने जवान इस पूरे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, जो मेन एक्टिव ऑपरेशन में
ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किए। वो 185 पुलिसकर्मी थे जिसमें बीएसएफ के भी लोग शामिल थे। इसके अलावा डीआरजी के और भी लोग थे जिन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजिक लोकेशन से इस ऑपरेशन को वो किया। लेकिन जो नक्सल घायल हुए हैं और उसके आधार पे जो हमें और अपनी सूचना है उसके आधार पे हम और ऑपरेशन करेंगे, तो जल्दी ही आपको कुछ बड़ी खुशखबरी की सूचनाएं मिलेंगी। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। ये थे आलोक सिंह जी जो DIG BSF हैं, जिन्होंने पूरी तफसील से बताया कि कांकेर मुठभेड़ में घायल डीआरजी आरक्षक सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ के इंस्पेक्टर रामचंद्र से हमारे सहयोगी ने बात की। कांकेर के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत एक पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें अगर बात करें फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। उसमें अगर जो बात सामने आ रही है उसमें 29 जो नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली उसमें मार गिराए गए हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 18 नक्सली उसमें उनके शव बरामद हो चुके हैं और अभी वहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे जो मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं उनमें अगर बात करें तो बीएसएफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भी यहाँ पे घायल होकर उनको रायपुर लाया गया है, एयरलिफ्ट करके लाया गया है और रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित जो नारायणा अस्पताल है वहाँ पे वो उनका इलाज किया जा रहा है। हम उनसे ही बात करते हैं। रमेश चंद्र जी, वहाँ पे जिस तरीके के हालात थे वो किस तरीके के थे और किस तरीके की मुठभेड़ हुई है वहाँ पे? जो वहाँ का टेरेन था पूरा पहाड़ी वाला इलाका था, बम्बू वाले झाड़, वो बम्बू वाले पेड़ वाला इलाका था। उन लोगों ने जैसे वो पूरी उनकी जो इनकी नक्सलियों की होती मिलिट्री प्लाटून कंपनी थी पूरी वहाँ, उसकी स्ट्रेंथ थी, वो उसी हिसाब उनके पास उसी हिसाब के वेपन थे कंपनी लेवल के ना। वो धड़ाधड़ वैसे ही मार रहे थे। फिर हमने भी उनको चारों तरफ घेर के मैंने जान ही नहीं देना आज इनको ग्रुप बच के रोड के उधर ही ठोका हमने अंदर ही, मैंने बच के नहीं जाने देंगे इनको आज। तो था मतलब वो बैठे थे बहुत चढ़ाई, बहुत ऊंची हाइट पे बैठे थे। ऐसे नहीं कि होटल साइन उनके पहले दूसरी जगह मिले थे, लेकिन वो मिले फिर दूसरी जगह, तो वहाँ जाके ढूंढते वहाँ पहुँचे। बताया जा रहा है कि पूरा ओ बना के आप लोगों ने उनको घेर के मारा है। वो तभी तो वो इतने नक्सली मर पाए, नहीं तो भाग जाते निकल के। लगभग कितने आप लोग देखे होंगे जो शव अगर देखे होंगे वहाँ पे कुछ एक आध? सर एक्चुअली मैं जैसे पहला फायरिंग होते शुरुआत होते मैंने 4-5 तो तड़ातड़ गिर गई तो इस दौरान, क्योंकि वो एक साथ आए थे निकल के ना। जब भी भागे वो 10-10, 12-12 के सेक्शन में भागे थे वो लोग। तो जिस साइड से हेवी वॉल्यूम में हमने फायर डाला, उनका भी फायर आया हेवी वॉल्यूम में, तो उस साइड से जिनको जो गोली हिट होगी वो टक 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 वो गिर गए उधर से। तो मेरे हिसाब से वो 30 तक तो वो पहुँच ही जाएंगे। उनकी जो टीम थी कंपनी में, तो 30 तक पूरे 30 हो गए, 30 सब मिलेंगे वहीं पर। अगर वहाँ पे पूरी नफरी की अगर बात करें, एक प्लाटून की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कितने होंगे वहाँ पे? उनकी नफरी वही थी, कंपनी लेवल की नफरी थी। मतलब मिलिट्री कंपनी की प्लाटून थी वहाँ जी। तो 30-35 बंदे थे वहाँ शायद, उसमें 4-5 निकल के बच के निकले पाए। तो गोली कब लगी, कब पता चला? मैं एक्चुअली नक्सली हमारे साथ सामने 50 मीटर दूरी से फायरिंग कर रहा था, तो फायरिंग करते करते उसने बड़ा वो नीचे लेट के ज़मीन पे लेट के उसने गोली मारी, तो मेरे पैर में से निकल गई। तो बाद में मुझे थोड़ी देर बाद में जब ब्लीडिंग हुआ, मेरा घुटना दर्द करने लगा, मैंने हुआ गया, तब पता लगा मुझे बाद में कि हाँ मेरे को गोली लगी है जी। ठीक हो के फिर से नक्सल मोर्चे में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, दोबारा उधर ही जाएंगे जी, नक्सलियों से फिर लोहा लेंगे। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे BSF के इंस्पेक्टर जो इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पैर में गोली लगी है, लेकिन उसके बावजूद आप इनका जज्बा देख सकते हैं, इनका हौसला देख सकते हैं और जिस तरीके से उनका कहना है कि एक बार फिर से ठीक होने के बाद नक्सल मोर्चे में नक्सलियों को सफाई के लिए फिर से जाने की इच्छा इन्होंने जाहिर की है। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कांकेर SP IK एलिसेला ने बताया कि कैसे सूचना मिली, कैसे प्लान हुआ और कैसे अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में सबसे बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। कांकेर जिले के छोटी बेटिया थाना अंतर्गत क्षेत्र में आज एनकाउंटर हुआ और 29 नक्सली मारे गए। इसमें टॉप लेवल के नक्सली भी शामिल बताए जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कांकेर जिले के SP इंदिरा कल्याण एलिसेला सर से। सर, इससे सबसे बड़ी अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सक्सेस बताया जा रहा है, वो किस आधार पे?
छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ी एनकाउंटर है जिसमें इतने सारे नक्सली एक बार में मारे गए हैं। इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है 2016 में ग्रेहाउंड्स ने एक बार 27 मार गिराया है और उसके बाद गढ़चिरौली पुलिस ने भी ऐसे ही 25-26 एक बार मार गिराया है। बट इन एनी केस ये नंबर से ज़्यादा छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी को प्रकट करने वाली एक एनकाउंटर है। ये सर कैसे संभव हो पाया? ये किस तरह की प्लानिंग आपको करनी पड़ी? क्योंकि अमूमन कई बार हुआ कि इनपुट मिले और जब पुलिस ने कुछ करने की कोशिश की वो एम्बुश में फंसे और फिर एक बड़ी कैजुअलिटी पुलिस की तरफ से हुई, लेकिन इसमें बेदाग यानी घायल जरूर है लेकिन कोई भी हमारी क्षति नहीं है और उस तरफ से इतनी बड़ी कैजुअलिटी कैसे संभव हो पाया? ये टीम इतना सक्सेस पाने के लिए एक मेन रीज़न है इनका ट्रेनिंग और जो पहले से पिछले लगातार 7-8 साल से ये लोग जो टीम्स हैं ये लोग नक्सल अभियान में शामिल है और इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है। अभी इनको लगातार एनकाउंटर्स करने के कारण वो एक्सपीरियंस भी मिला है और पिछले कुछ महीनों से फोकस भी बदला है। भारत सरकार द्वारा भी बहुत फोकस तरीके से ऑपरेशंस के बारे में जानकारी ली जा रही है और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है उसमें काफ़ी सुधार आई है जिसके कारण इतना बड़े सक्सेस हम पाए। कि इतने बड़े लोगों इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मौजूदगी, क्या कुछ प्लानिंग थी सर? चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना करना चाह रहे थे? किस तरह की सूचना? जैसे कि आपको मालूम है ये मार्च अप्रैल मई में नक्सली द्वारा TCOC कैंपेन चलता है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन बोलते हैं, जिसमें सबसे अधिक घटनाएं वो लोग अंजाम देते हैं। और लोकसभा चुनाव चूँकि 19 को नारायणपुर में और 26 को कांकेर में होना है, इसके पहले एक बड़ी घटना करके पुलिस के ऊपर हमला करके ये चुनाव की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने की इनकी प्लानिंग थी। सर ये जो नक्सली मारे गए हैं क्या किसी पर्टिकुलर खास डिवीज़न कंपनी से रिलेटेड है? कौन है, इसकी क्या खासियत रही है? और जो कहा जा रहा है कि इसमें टॉप लेवल के भी नक्सली मारे गए हैं उसके बारे में? तुरंत पहचानने में शंकर राव और ललिता और एक विनोद गावड़े की पहचान हो पाई है। इन तीनों के ऊपर 8-8 लाख की इनाम है और चूंकि इनके हथियार भी बरामद हुए, हथियार के ऊपर भी अलग से रिवॉर्ड अमाउंट है। जब घटना हुई थी, जब फायरिंग शुरू हुई उस वक्त में कितने नक्सली वहाँ पे थे? कुछ सूचना है क्या सर कि जो जितने सारे थे वो लगभग सारे के सारे मारे जा चुके हैं या फिर कुछ बच के भी वहाँ से निकले? वहाँ पे जब फायरिंग शुरू हुआ है लगभग 1 बजे के आसपास तो लग रहा था कि 30-40 नक्सली उपस्थित थे, लेकिन जैसे जैसे फायरिंग कंटिन्यू हुआ 4 घंटे तक चली है तो लग रहा है कि जितना नंबर हम सोचे तो उससे ज़्यादा थे। 29 बॉडी जो रिकवर हुए हैं वो लेके आ गए हैं। यदि कोई और छूट गए तो अगले 1-2 दिन में गांव वालों के द्वारा पता चल जाए। ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि परतापुर एरिया कमेटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पर ये हम तभी पुष्टि कर पाएंगे जब सभी कार्डर्स को शिनाख्त कर सकें। सर की इतनी बड़ी सफलता के बाद अब पुलिस के ऊपर चूँकि उम्मीदें भी जन आकांक्षा बहुत बढ़ती है और दूसरी तरफ से वो भी प्रेशर होगा कि नक्सली भी साबित करे कि वो प्रेशर में नहीं है। आगे की हमारी तैयारी सर उतनी ही पूरी है, हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, चाहे ट्रेनिंग हो या ऑपरेशंस हो, सभी एस्पेक्ट्स में छत्तीसगढ़ पुलिस अभी बहुत सक्षम है और चुनाव के मद्देनज़र जो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल फॉलो करना है उस सब में हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये है कांकेर जिले के एसपी साहब और इन्होंने पूरे बताया कि जो प्रतापपुर का डिवीज़न है वो लगभग सफाया हो चुका है क्योंकि उसमें 30 या 31 नक्सली होते हैं और 29 नक्सली मारे जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है और ये भी दावा कि अब बहुत कुछ सुधर चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है और जो इनपुट्स के तरीके हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो इस लिहाज से जो पुलिस की सक्सेस है वो और भी आने वाले दिनों में बेहतर हो सकती है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 कांकेर। कवर्धा से बड़ी खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया। भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे, उनका यह कहना आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो भूपेश बघेल के बयान पर अब पलटवार भी हुआ है और सीएम साय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि घटना अगर फर्जी है तो प्रमाणित करें, हर चीज में प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को भी काल्पनिक कहा गया था, सीएम ने ये जवाब दिया है।
तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया। आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा, तो उनके इस बयान पर सीएम साय ने पलटवार किया। ये घटना अगर फर्जी है तो प्रमाणित करें, उनका ये कहना है। प्रश्न खड़ा करना ठीक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक को भी काल्पनिक इन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। अमित शाह ने एक पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं, और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों के कारण आज नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्दी छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पोस्ट किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज की तारीख याद रखी जाएगी जब हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने कांकेर जिले के आपा-टोला के जंगल में नक्सलियों की मांद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जबरदस्त मुठभेड़ में करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 25 लाख के नामी नक्सली कमांडर शंकर राव के भी मारे जाने की खबर है। इसका पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है। सभी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का भी पोस्ट। कांकेर में छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ में हमारे सुरक्षा बलों के वीरों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। कांकेर एसपी के एल रेसेला ने फोन पर बात कर उन्हें और सुरक्षा बलों के साथियों को नक्सलियों के विरुद्ध इस अभूतपूर्व सफलता पर बधाई दी। प्रदेश में लगातार नक्सलवाद पर हो रहे बड़े प्रहार से हम सभी आश्वस्त हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का पूर्ण रूप से सफाया बहुत जल्द होगा। भोपाल के होटल के स्क्वायर में हरियाणा की युवती की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मृतका देह व्यापार गैंग का हिस्सा थी, जबकि गैंग चलाने वाली मुखिया सिर्फ 23 साल की युवती है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना 13 अप्रैल की है, जहां एक युवती की युवक ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि भोपाल में ऐसे कई सेक्स रैकेट चल रहे हैं जिनके सदस्य होटल्स में मैनेजर से डील करते हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में के स्क्वायर होटल है उसके रूम नंबर 1008 में मिली है। इसमें मर्डर का केस कायम किया गया था और रितुल पांडे को तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया था। इसके पश्चात इसमें और डेवलप जब किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि जो होटल का एक कर्मचारी है सागर उर्फ सुरेंद्र चौहान, उसके द्वारा रितुल को फ़ोटोज़ दिखाई गई थी लड़कियों की, जिसमें से रितुल ने जो मृतिका है उसको बुलवाया था। इसमें भी 4 आरोपी हिरासत में हैं और 2 अभी फरार चल रहे हैं। ग्वालियर में रिटायर्ड शिक्षिका से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी में शामिल कश्मीर के रियल एस्टेट कारोबारी मीर मुदस्सर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी को टीम ने ट्रांजिट रिमांड पर ग्वालियर लेकर आई। यह पहला मौका है जब कश्मीर में घुसकर जिला पुलिस ने वांटेड को पकड़ा। दरअसल शहर की सीपी कॉलोनी निवासी आशा भटनागर के खाते में 13 मार्च को ऑनलाइन ट्रांसफर से 51 लाख रुपए पार कर दिए गए, जिसकी जांच और डिटेल निकालने पर पुलिस को पता चला कि ठगी के 40 लाख रुपए मीर की रियल एस्टेट कंपनी के चालू खाते में जमा हुए हैं। थोड़ी देर बाद मीर ने इस रकम को भिलाई निवासी कुणाल जायसवाल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब मीर से पुलिस पूछताछ करेगी कि शिक्षिका के खाते में पैसा आखिर उसकी कंपनी के चालू खाते में क्यों और कैसे आया। श्रीनगर से क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम है मीर मुदस्सिर है। वो उसका एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल के रखा है और अपने आप को रियल एस्टेट बिजनेस में बता रहा है।
उसको कल इधर कोर्ट में पेश करेंगे, पीआर लेके पूछताछ में कुछ खुलासा हो जाएगा। कोल स्कैम मामले में जेल में बंद राज्य सेवा के अधिकारी निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। 12 अप्रैल को विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सौम्या के बचाव पक्ष के वकील ने बच्चों की परवरिश को आधार बताते हुए जमानत देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव भी किया गया था। ईडी के अनुसार इस स्कैम के किंग पिन कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया का हाथ था। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोलवासी संचालक सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू चौरसिया समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि स्कैम से हासिल राशि से चल अचल संपत्ति अर्जित की गई थी, जिनमें कई बेनामी भी है। यूपीएससी ने मंगलवार को रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी अनुषा पिल्लाई ने 202 रैंक और रायपुर के ही अभिषेक दांगे ने 452 रैंक हासिल की। वहीं लोरमी में रहने वाले प्रीतेश सिंह राजपूत ने 697 रैंक। प्रीतेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर मनिंदरगढ़ में पदस्थ हैं। प्रीतेश की इस उपलब्धि से माता पिता समेत पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। जशपुर जिले के रश्मि पैकरा ने 181 रैंक हासिल किया। रश्मि अभी बगीचा ब्लॉक में महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। बगीचा स्थित उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच IBC 24 से बातचीत में अनुषा ने बताया कि उन्होंने सफलता के लिए कंसल्टेंसी पर फोकस किया। वहीं अभिषेक का कहना है कि सफलता के लिए जरूरी है कि लगातार मेहनत करें। एग्ज़ाम बहुत अनसर्टन है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये रैंक, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो IAS रहा है, बट इस 202 रैंक में मोस्ट प्रोबेबली मुझे IPS मिलेगा। कि कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है, जो भी 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे वो रोज़ करना है। 8 बजे लाइब्रेरी चले जाता था, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में ही स्टडी आवर्स रहता था, फिर रात को 9 से 10 बजे वापस आता था। तो कुल मिला के मेरा टारगेट रहता था कि पर डे 8 आवर्स के आसपास मैं स्टडी कर लूँ। और जो पसंद थी वो तो ऑल इंडिया सर्विसेज की थी, अगर कोई उसमें मिल जाता तो। सफलता के लिए यही बोलूँगा कि खुशी का अच्छा है कि इसके रिजल्ट देख के खुशी हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट आया है। इसके साथ ही अगर कहीं IAS नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं और आगे मेहनत करूँगा। 881वीं रैंक प्राप्त की है। जशपुर जिले में बगीचा परियोजना में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ और लिस्ट में नाम देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें धार जिले के राजगढ़ के माही शर्मा ने 106वां स्थान हासिल किया। माही के पिता राजेंद्र शर्मा राजगढ़ में व्यापारी हैं और मां स्वाति शर्मा गृहिणी है। खास बात यह कि IBC 24 ने माही को स्वर्ण शारदा अवार्ड 2018 से नवाजा था। वहीं भोपाल के 2 सगे भाई समीर और सचिन गोयल का भी चयन हुआ है। सचिन ने 209 और समीर के 222वीं रैंक हासिल हुई है। इधर नर्मदापुरम के पलक गोयल ने 789वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। IBC 24 ने माही को स्वर्ण शारदा अवार्ड से नवाजा था। घर पे किसी से बात कर लीजिए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए। इस प्रोसेस में दोस्तों और परिवार का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि आप उन्हीं से संपर्क में बने रहते हैं। बाकी ज़्यादा दुनिया से तो आप कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं। तो मैं मानता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके जो व्यवहारिक संबंध हैं वो भी अगर लोगों से बने रहें तो वो इस मानसिक तनाव को हैंडल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तैयारी करी थी, मुंबई में की थी RBI में जॉब करते हुए। तो मेरे साथ ऐसा था कि जॉब के साथ 5 से 6 घंटे में पढ़ता था, वीकेंड्स पे मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। लेकिन हाँ, जब घर आता था छुट्टी पे तो मेरा 12 से 14 घंटे की पढ़ाई रहती थी। इसके साथ लगातार सचिन के साथ मेरा तालमेल बना रहता था। दोनों ने एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करी प्रीलिम्स में, मेंस में। मैंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 106 रैंक प्राप्त की है। ये UPSC CSE में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने सभी गुरुजनों को, माता पिता को, अपने छोटे भाई को एवं ईश्वर को देना चाहूँगी। पिछड़े हुए क्षेत्र से आती हूँ, अब वहाँ की सारी बालिकाओं में भी सफलता की एक उम्मीद जगेगी। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है विद द रैंक 479। चारों अटेम्प्ट जो मैंने दिए, हर टाइम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता था कि नहीं इस बार तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी रह गई, अगली बार हो जाएगा। तो सबने, दादाजी, मम्मी पापा, मेरे भाई ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। बीजापुर विधानसभा में 96 संवेदनशील, 129 अति संवेदनशील और 20 सामान्य मतदान केंद्र है।
इन केंद्रों तक चॉपर से मतदान दलों को पहुंचाया जाएगा, जिन्हें नजदीकी थाना या कैंप में 18 अप्रैल तक सुरक्षित रखा जाएगा। 19 अप्रैल को मतदान केंद्रों में पूरी सुरक्षा के साथ मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि नक्सली बंद को व्यापारियों और नक्सलियों और ग्रामीणों ने नकार दिया। इससे लगता है कि स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं मतदान कर्मी भी निर्भीक होकर रवाना हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच कार्टून वार छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी का मेरी मर्जी थीम पर कार्टून जारी किया। मामले में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश में मोदी जी की मर्जी कहीं नहीं चलती। मोदी जी ने संकल्प पत्र बनाने के लिए देश भर से सबका सुझाव मांगा। पूरे देश भर से ऑनलाइन सुझाव आए। सब मिलाकर मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र बना, वो उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, तो वो कुछ भी कर ले तो जनता विश्वास नहीं करने वाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरायपाली पहुंचे, जहां कृषि मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम साय महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए वोट के लिए अपील की। सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 5 साल तक जनता को धोखा दिया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया। कांग्रेस के भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हुआ, महादेव ऐप में नाम भी आया। आज कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए खुद भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिसमें कोई सवार नहीं होना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रामनवमी पर होने वाले आयोजनों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। पार्टी नेताओं को भव्य आयोजन करने और राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका को प्रचारित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि भाजपा नेता इसके बारे में खुलकर नहीं बोल रहे। उनका कहना है कि वो राम को लेकर कभी राजनीति नहीं करते। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में राम के नाम को भुनाने में लगी हुई है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनते ही मितेंद्र सिंह यादव मुश्किल में फंस गए। रैली में अनुमति से ज्यादा वाहन लाने पर ग्वालियर में मितेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल मितेंद्र सिंह यादव ने 12 अप्रैल को ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर 40 से 50 वाहन इकट्ठा कर भोपाल जाने के लिए रैली निकाली थी, जबकि उन्हें केवल 2 वाहन ले जाने की अनुमति मिली थी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर प्रशासन के उड़नदस्ता दल में पदस्थ अभिनव त्रिवेदी ने पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद मितेंद्र सिंह पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। मुरैना में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार अपने पिता को व्हील चेयर पर देखकर भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने देखकर उनके पिता पूर्व विधायक गजराज सिंह भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। बेटे को रोता देख वो भी रोने लगे। मंच पर मौजूद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने सत्यपाल सिंह सिकरवार के तौलिए से आंसू पूछे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवमंगल सिंह से जमकर भ्रष्टाचार कराया। अब क्या जनता ऐसे भ्रष्ट नेता को चुनना पसंद करेगी? सिवनी लोकसभा क्षेत्र के केवलारी विधानसभा में 3 गांवों के किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सिवनी के 3 गांव में गेहूं खरीदी केंद्र नहीं है, जिससे किसान गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरसारू गेहूं खरीदी केंद्र की जगह बदलने से अब उन्हें धान बेचने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामले को लेकर किसानों ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नाराज 3 गांव के किसानों ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। गरियाबंद जिले के दिव्यांगों और 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं से उनके घर पहुंचकर मतदान कराया गया। जिले भर से ऐसे 1450 बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है। वहीं 6200 दिव्यांग, जिनके साथ 56 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए आवेदन किया था। जिला निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राजिम और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में मतदाताओं के घरों तक पहुंचकर मतदान करवाया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने घर से ही मतदान किया। इस मौके पर बुजुर्ग और उनके परिजनों ने आयोग, शासन, प्रशासन के प्रति आभार जताया। दमोह जिले के कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी के तौर पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने आचार्य पद स्वीकार किया। पदारोहण कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र सिंह, लखन पटेल और पूर्व मंत्री जयंत मलैया शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में शामिल होकर वे धन्य हो गए हैं। ऐसे आयोजन के लिए देवता भी तरस रहे होंगे। सीएम ने सागर में बनाए जाने वाले कॉलेज का नाम भी विद्यासागर जी महाराज के नाम से करने की घोषणा की।
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड मुख्यालय जनकपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर भगवानपुर गांव स्थित है, जहां चांग देवी मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इस मंदिर में दोनों ही धर्म के लोग माथा टेकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि माता चांग देवी इस इलाके की कुल देवी है। चैत्र नवरात्रि पर इस मंदिर में माता के 9 स्वरूपों की पूजा विधि विधान से की जा रही है। इस दौरान चांग माता के दर्शन करने छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक से श्रद्धालु आते हैं, जहाँ नवरात्रि में ज्योति कलश की स्थापना भी की गई है और सतचंडी यज्ञ भी चल रहा है। माता के दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा है। आपको बता दें कि चांग माता यहाँ कब से विराजमान है, इसके बारे में किसी को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। जिस समय यहाँ चांग बखार रियासत थी, उस समय के शासकों ने यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना की, जो अब भी जारी है। बालोद जिले के झलमल स्थित मां गंगा मैया मंदिर प्रांगण में शक्ति की आराधना के पर्व महाअष्टमी के अवसर पर सामूहिक कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन हुआ। लगभग 1100 कन्याओं का विधिवत सामूहिक पूजन कर उन्हें भोज कराया गया। दूसरी ओर इस सामूहिक कन्या भोज ने एक महिला सशक्तिकरण का पर्याय भी प्रस्तुत किया। शक्ति की आराधना का पर्व है और शक्ति स्वरूपा कन्याओं के भोज के लिए मात्र शक्ति ही आ गया है। वही कार्यक्रम के अतिथि भी कलेक्टर की धर्मपत्नी अनामिका चंद्रवाल रही। हर कोई इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेकर अपने आप को धन्य मान रहा है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।